नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आप सबके सीटेड एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस की क्लास लिख कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम सीटेड के सिलेबस को डिवाइड करें तो मेनली आपके 11 टॉपिक होते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के सब टॉपिक हैं। अगर आप इसको NCERT के बुक से तैयार कर लें तो आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करते हुए मैंने ये जो PDF बनाई है, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट प्रीवियस ईयर में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके साथ साथ NCERT के कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, NCERT की इंपॉर्टेंट इमेज क्या है, उन सबको भी समावेश किया है। तो ये क्लास आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन है। तो अगर आप सीटेड एग्जाम के लिए, यूपी टेट एग्जाम के लिए, सुपर टेट के लिए, DSSB के लिए, बिहार स्टेट की या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में साइंस से और NCERT से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर हम सीटेड का सिलेबस देखें तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक था भोजन, उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही आपका द्रव्य की अवस्था टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इसकी एक क्लास पहले हो चुकी है, आज हम आपके सेकंड क्लास को डिस्कस करेंगे। आपका जो भोजन टॉपिक है, इसमें जो पदार्थों को परिरक्षण होता है, भोज पदार्थों को संरक्षण कैसे करते हैं, इस टॉपिक को मैं आपको सूक्ष्म जीव वाले टॉपिक से डिस्कस करके पढ़ाऊंगी। कि पहले जब आप समझ जाएंगे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव कैसे नष्ट करते हैं, तभी तो आप समझ पाएंगे ना कि हमें उनका परीक्षण कैसे करना है, कैसे हमें पाश्चुरीकरण की प्रोसेस करनी है, कैसे किण्वन की प्रोसेस करनी है, कैसे हमें बीटी कॉटन बनाते हैं, कैसे हमने बीटी बैंगन की प्रजाति बनाई। हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके साथ साथ हम बेसिक से एडवांस लेवल डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए पेपर थोड़ा टफ हुआ तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बाकी ये सारे पॉइंट आपको सुपर टेट के लिए, अदर एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा हो, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। जैसे द्रव्य पर परिवर्तन क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ, ऊर्ध्वपातन क्या था, ऊर्ध्वपातज क्या था, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जानेंगे गलनांक क्या होता है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इसके अलावा पदार्थ में ठोस की में ताप और दाब का प्रभाव क्या होता है, उसमें परिवर्तन क्या होता है, ताप बढ़ाने पे क्या होता है, दाब घटाने पर क्या होता है, इन्हीं सारे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। गलनांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई भी पदार्थ जो ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परावर्तित हो जाए उसको उस पदार्थ का क्या बोलते हैं, गलनांक। मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई भी वस्तु गलने लगे वही तो उसका गलनांक है। जैसे बर्फ का गलनांक क्या होता है, 273.16 केल्विन होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ आपको इनकी विमा क्या होती है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को, जब 1 kg ठोस हो उसको क्या करना, उसके गलनांक पर द्रव में परावर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब सरल शब्दों में समझिए, वायुमंडलीय दाब, आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें आप क्या किया, 1 kg ठोस ले लिया। अब इस 1 kg ठोस पदार्थ को गलनांक पर ही तो पदार्थ गलेगा ना, जिस टेम्परेचर में पदार्थ गलने लगे, और वही टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी ठोस द्रव में परावर्तित होने लगे उसी को तो हम गलनांक बोलते हैं। तो उसको क्या हो, परावर्तित करने के लिए हमें जितनी ऊष्मा चाहिए वही हमारे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा होती है। अब हमने मान लिया 1 kg हमने क्या ले लिया, बर्फ ले लिया। अब इस 1 kg बर्फ को हमने क्या, इतनी ऊष्मा दी, मान लिया कि हमने क्या कर दिया, 270 कैलोरी ऊष्मा दे दी। अब 270 कैलोरी ऊष्मा देने पर बर्फ क्या हो गई, गलने लगी। और गलने के लिए कि हमने कितनी, 270 कैलोरी ऊष्मा दी। तो यही हमारी उस पदार्थ की क्या है, गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई ऊष्मा की। इतनी ऊष्मा देने पर ये पदार्थ क्या हो जाएगा, ठोस से क्या हो जाएगा, चेंज होकर द्रव में चेंज हो जाएगा। उसी ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। क्लियर हो क्या। क्वथनांक क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उससे हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बहुत छोटे छोटे टर्म आपको पता होंगे, लेकिन जैसे आप में से कुछ लोग हो सकते हैं KVS इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट पूछता है, क्वथनांक और हिमांक में क्या अंतर होता है, क्वथनांक और गलनांक में क्या अंतर होता है,
तब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए सारे पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सीटेड एग्ज़ाम क्वालिफाई करना तो आपका टारगेट नहीं होगा, क्योंकि सीटेड एग्ज़ाम तो बहुत सारे बच्चे 2017 के डीएलएड बैच के बच्चों का हाल देखिए, वो तो कई बार सीटेड क्वालिफाई किए हैं। आपका टारगेट है कि हमें जॉब लेनी है। जॉब लेने के लिए आपको सिर्फ सीटेड एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करना। सीटेड एग्ज़ाम, यूपी टेट एग्ज़ाम या कोई भी टेट का एग्ज़ाम एक फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, सुपर टेट में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तभी आप क्वालिफाई होंगे ना। तो आपको ऐसा पढ़ना है कि ये जो नॉलेज आपको सीटेट में तो हेल्प करे, इसके साथ साथ आगे के आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्प करे। ओके, वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण, वेस्पुलाइजेशन, वो प्रोसेस होती है जब कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परावर्तित हो जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो द्रव्य पर ताप परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था ठोस पर क्या होता है, पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब द्रव्य पर हमें प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर हम दाब में वृद्धि और ताप करते हैं, जैसे हमने क्या किया, किसी भी उसमें टेम्परेचर नहीं, दाब में वृद्धि की और ताप में कमी कर दिया। हमने क्या कर दिया, प्रेशर तो बढ़ा दिया लेकिन टेम्परेचर कम कर दिया, तो हमारा गैस को द्रवित होने लगेगा। और जब हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछता है, तब वहाँ पे माइनर मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप दाब में वृद्धि करेंगे और ताप में कमी करेंगे तो गैस आपकी द्रवित होगी, लेकिन दाब में वृद्धि कर देंगे तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। दाब के एसआई पद्धति में मात्रक क्या होते हैं? पास्कल होता है। CO2 को हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, द्रव का हम वर्गीकरण देख लेते हैं। द्रव्य का हमने वर्गीकरण 2 पार्ट में किया था, एक मिश्रण, एक शुद्ध पदार्थ। द्रव क्या होता है? द्रव्य पदार्थ होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसका अपना द्रव्यमान होता है। द्रव्य क्या होता है? कणों से मिलकर बना होता है और इसकी कण परस्पर गति करते हैं। द्रव्य को हमने कणों की स्थिति के आधार पर, इनके मध्य बॉन्ड के आधार पर 3 पार्ट में मेनली डिवाइड किया था, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन मुख्य रूप से द्रव की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। ये द्रव की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम द्रव की 3 अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करते हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब देखिए, आपको गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, इसके साथ आपका हिमांक क्या होता है। चारों पॉइंट को एक अपने शॉर्ट नोट में तुरंत लिख लीजिएगा। हम शुद्ध पदार्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका क्या होता है, प्रत्येक भाग का संगठन निश्चित होता है। हमने शुद्ध पदार्थ और मिश्रण 2 पार्ट में डिवाइड किया था ना आपके उसको। अब शुद्ध पदार्थ में जिसके प्रत्येक भाग का संगठन निश्चित होता है कि भाई इसमें इतना ही भाग होगा। अगर अनिश्चित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। अगर संगठन निश्चित है तो आपका शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तत्व और यौगिक के बारे में। सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं? एक्चुअली इस पार्ट में क्या होता है, सारी चीज़ें आपको समझने से ज़्यादा रटने पर फोकस करनी होती है। अब आपको इसमें समझ क्या सकते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? भाई शुद्ध पदार्थ जिसका प्रत्येक भाग का संगठन निश्चित है। हमें पता है कि 500 ग्राम ये है तो 500 ग्राम यही होगा। संगठन निश्चित है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसको 1:2:1 के रेशियो में ही मिलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। फिर हमने शुद्ध पदार्थ को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तत्व में और यौगिक में। अब तत्व क्या होता है देख लेते हैं। तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिन्हें भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा अन्य अवयवों में अपघटित नहीं कर सकते हैं। अब तत्व को हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके से दूसरे में तोड़ नहीं सकते। जैसे हाइड्रोजन को आप किसी चीज़ में क्या तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते ना। ऑक्सीजन को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। कार्बन को किस में तोड़ेंगे, कार्बन अपने आप में तत्व है। तो अब तक कितने 118 तत्व जो ज्ञात हो चुके हैं, 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं जिन्हें प्रमाणिक रूप से मान्यता मिल चुकी है। ज्ञातों में और भी तत्व हो चुके हैं, लेकिन अभी प्रमाणिक रूप से 118 तत्वों को ही मान्यता मिली है। 118 तत्वों को ही में आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है। तत्व के बारे में आप समझ चुके हैं। अब फिर हमने तत्व को भी डिवाइड करते हैं। तत्व को धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत करते हैं। इसका एक टेबल आप जरूर बना लीजिएगा, वरना मैं कल की क्लास में आपको उसका टेबल जरूर बनवा दूंगी ताकि आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाए। देखिए समझिए, सबसे पहली चीज़ हमने द्रव को,
द्रव को डिवाइड किया था ना, द्रव को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला हमने क्या डिवाइड किया, शुद्ध पदार्थ में, दूसरा यौगिक में। फिर हमने इस शुद्ध पदार्थ को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। शुद्ध पदार्थ को हमने किस में डिवाइड किया, एक आपका तत्व में और दूसरा यौगिक में। फिर हम इस तत्व को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, धातु, अधातु और उपधातु में। क्लियर? तो हमने तत्व के बारे में डिस्कस कर लिया। अब यौगिक देख लेते हैं। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। तत्व को क्या था, तत्व को हम किसी भी रूप में तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन यौगिक को 2 से अधिक तत्वों को मिलाने से क्या होता है, यौगिक बनता है। लेकिन यौगिक का संघटक निश्चित होता है। जो आपका मिश्रण मिश्रण भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलने से बनेगा, लेकिन उसका संघटक क्या होगा, अनिश्चित होगा। बस यही अंतर होगा। तत्व का वर्गीकरण क्या होगा, इसके बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस सारे पॉइंट को नोट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। ओके।